recalling 1 year ago. 2022. Pakistan's March for True Freedom. Hakiki Azadi Long March. On November 3, 2022, Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan and chairman of the largest political party, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), was shot in an assassination attempt in the eastern city of Wazirabad, Punjab, during the 2022 Democratic True Freedom March against the coup regime in power, marching for constitutional mandated elections and rule of law to be upheld. Imran Khan suffered bullet injuries to his leg when multiple shots were fired at the moving makeshift stage atop a container Khan and his party members were on. Imran Khan was taken to Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital in Lahore and underwent surgery. सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआ, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। एक साथी हमारे जो शहीद ज़ख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो और बाकी साथी शहीद ज़ख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। Police hindered Imran Khan's vehicle en route to Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital. एक और बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब जब उनको गोली लगी तो उसके बाद क्या हुआ। मैं उसके बारे में कुछ छानबीन कर रहा था। एक तो जाए वकुआ को बहुत बुरी तरह तबाह किया गया है, बहुत सारे सबूत ऐसा लगता है कि मिटा दिए गए हैं और इसको एक मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। अब आ जाए आप इस तरफ के उस दिन क्या हुआ जब गोलियां चली, इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो फिर इमरान खान साहब को निकालने का फैसला किया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर को कॉल किया गया। वहां मौजूद लोगों ने मुझे अपने टेलीफोन रिकॉर्ड दिखाया कि जिन्होंने रब्ता करना था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उन्होंने रब्ता किया। 12 मिनट तक उनको जवाब नहीं आया, 12 से 13 मिनट तक। और उसके बाद जब जवाब आया तो वो भी मुनासिब नहीं था और कभी रास्ता पूछ रहे थे, कभी जगह पूछ रहे थे, कभी लोकल लोगों से जो मकामी इंतजामिया थी उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। तो हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब को शिफ्ट करना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और ताखीर की वजह से मुमकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि फौरी तौर पे इनको जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां 2 मौजूद हैं उन दोनों को आगे पीछे लगाकर बाई रोड इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको 4 गोलियां लगी हैं और ब्लीडिंग भी हुई है, लिहाजा इनको अस्पताल ले जाया जाए।
जब बाई रोड ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो जो लोग लेकर आ रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शक हुआ कि पुलिस सही तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने चीज़ों को ज़्यादातर अपने हाथ में कर लिया। और फिर 3 मरतबा, ये मुझे इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी ने बताया कि 3 मरतबा इमरान खान साहब की गाड़ी को गलत तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। जो पायलट आगे मौजूद थे अपनी गाड़ी में, पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से, उन्होंने 3 मरतबा गुमराह करने की कोशिश की, गलत रस्तों पर चढ़ाने की कोशिश की। जो लोग लाहौर को जानते हैं, एंटर हो रहे होते हैं जीटी रोड से, तो आप एक रिंग रोड का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप उस पर चढ़ जाएं तो आपको शौकत खानम पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो एक्स्ट्रा आपको लगता है। तो एक पायलट ने वहां पे भी कोशिश की कि इनको रिंग रोड पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन वहां पे जो लाहौर को जानने वाले लोग हैं दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने गाइड किया कि इस तरफ नहीं जाना, सीधा जाना है। और एक एंट्री का पॉइंट है, एक एग्जिट का पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से इमरान खान साहब को गुजरना था। पहले से बताया जा रहा था कि इनको खाली रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खाली नहीं थे और इमरान खान साहब को ट्रैफिक में फंसकर गुजरना पड़ा। उसके बाद जब इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे तो फिर एक गलत तरफ दोबारा मोड़ने की कोशिश की गई, जिसपे वो पायलट भी उधर मुड़ गया, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ियां फिर सीधी निकल गई और वो सही रास्ते पर रहीं, क्योंकि वहां पे 1-2 लोग ऐसे थे गाड़ियों में जिनको पता था कि कौन सा रास्ता छोटा है और कौन सा रास्ता लेना है। उसके बाद बारहा बताने के बावजूद कि ये रास्ता हम इख्तियार करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं, बारहा बताने के बावजूद रास्ते में ट्रैफिक जैम था, यानी रोड को क्लियर नहीं किया गया। अगर पुलिस ये चाहती या पंजाब की इंतजामिया ये चाहती कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो तो वो रास्ता क्लियर किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब की जान को इतना शदीद खतरा होने के बावजूद कोई ऐसा रूट नहीं लगाया गया जिससे वो तेजी से अस्पताल तक पहुंचे। तो उनको अस्पताल पहुंचने में काफी टाइम लगा। Dr. Faisal Sultan, the chief executive officer of the hospital, said the PTI chairman was hit by 4 bullets to his leg in what had been a close call. आपसे बात करूंगा डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम। मैं अगले चंद लम्हात में आपको एक्सरे और उनके जो कुछ इमेजेस हैं उनके ज़रिए, सीटी स्कैन के इमेजेस के ज़रिए बताने की कोशिश करूंगा कि जो खान साहब को चोटें आई हैं उनकी क्या नौइयत है और वो एक्सरे और स्कैन में किस तरह से नजर आए। आपको सबसे पहले तो आपकी तवज्जो इस तरह दिलाता हूँ जिसकी यहाँ लिखा है राइट थाई। ये एक्सरेज हैं 2 और ये दोनों जो हैं ये दाईं टांग के हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लेटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो, इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई की एक्सरेज हैं। यहाँ भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पेटाला, ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नज़र आ रही है और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नज़र आ रही है ये यूँ चलती हुई ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरियान गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करें ना। इसका ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नज़र आ रहा है
कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या खतरा नहीं डाल रहे थे, पोटेंशियली खतरा नहीं डाल रहे थे। तो ये जो 4 फ्रैगमेंट हैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई हैं, स्कैन्स भी, और उनकी जो नौयत है और उनका खतरे की नौयत है वो भी आपके सामने बनाई है। Breaking news from all around the globe. Former Prime Minister Imran Khan was shot in an apparent assassination attempt, November 3rd, 2022. Greeting the crowd. Pakistan's former Prime Minister Mr. Imran Khan. Imran Khan has been shot in both of his legs. he sustained bullet injuries. More on that breaking news that we brought you just a few moments ago, that there's been an assassination attempt on the former Pakistani Prime Minister Imran Khan. Imran Khan, he was shot 3 times in the leg. He was the former Prime Minister of Pakistan, and he was overthrown in a coup. And he was speaking at an event, and from what I understand, I think multiple gunmen, if I'm not mistaken, I think they, I may be wrong on the details, but he was shot 3 to 4 times in the leg, and it is stunning video, incredible footage, horrific, just a horrific assassination attempt, and they actually have the footage of Khan being taken to the hospital, and just a terrible event, a terrible event. And you know, Khan is he is the populist leader of Pakistan. He's the go-to guy. He's their leader. You know, he's the face of Pakistan, and for gunmen to want to try and take him out like that, something's not right. Something's not adding up. Right, to that developing story from Sky News, and former Pakistan Prime Minister and cricket great Imran Khan has been shot in the leg in what his supporters say was an attempted assassination. A gunman opened fire while the ex-cricketer was giving a speech to supporters at a rally in Wazirabad. Imran Khan is a friend of mine, so this is an unusually personal broadcast to make. The wounding of the rightful Prime Minister of Pakistan, his almost assassination. The gunman, of course, is the man that fired the trigger, and the heroes that wrestled him to the ground will surely get their reward in this life and in the next. But the ultimate responsibility for the attempted murder of Imran Khan lies with Joe Biden and the Democratic Party and government in Washington, D.C. And this long march of Imran Khan's
which almost came to an end in Wazirabad this morning, was almost a Via Dolorosa. They are attempting to crucify the figure of Imran Khan in the hope that they will kill his ideology of independence and self-reliance for Pakistan and his attempt to exit his country from the bondage of American imperial control. But the people of Pakistan are now awake. They are not beggars, as they were infamously called by the wanted criminal the US has put in charge of Pakistan. Neither are they slaves, and they never shall be so. He demands only new, free and fair elections. And if there are such elections, Pakistan will sweep Khan back to power in a landslide, but that will not itself be sufficient. What has been shown through all the 40 years and more that I have been intimately involved in Pakistani political affairs is that a revolution is required in the country. The bogus parliamentary system they inherited from the British Empire is just that. It is a fake, a Potemkin parliament. And the constitutional arrangements that the British left Pakistan with are simply not sufficient for a country of its size and strategic importance and potential international role in the world. As a friend of the country and as a friend of Imran Khan, I pray that it is the forward option that is chosen. And the hundreds of millions of people in Pakistan and their well-wishers around the world now need to step forward. This cannot go on any longer. Imran Khan, back to power in Pakistan, a revolution in Pakistan, a new constitution and a new future for a new Pakistan. Thank you. Joining me now from Lahore is Hamad Azhar, the Secretary General of Punjab Province's Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, that's Imran Khan's party. Hamad, thank you for your time. I want to start by asking you about what we've been hearing from your party, that this was a planned assassination attempt by senior figures in the government. What evidence do you have that that's the case? Well, since this government has come in, it's come in under very mysterious circumstances. There was a cipher from a US diplomat threatening the authorities in Pakistan to replace Imran Khan immediately, otherwise there will be dire consequences. Then our people were picked up. There was a clampdown on media. The number one anchor that was very vocal against this current regime was killed in Kenya under very mysterious circumstances on what was claimed to be a mistake. So we've been, my party, my colleagues, we've been harassed and we've been chased and we've been, and our party workers have been picked up on multiple occasions by this current regime. And now this attack comes forth, which was entirely predicted in its script by Imran Khan. So and the way it has handled, I mean, Kamal has very accurately described it, that as soon as the attack took place, we saw the killer come out within a few minutes with a confession and claiming to have done it on religious grounds. And then once there was a lot of furore, and there was a furore in the police as well over the release of this video or confession of the killer, we saw another video after another few hours by the same guy claiming some different motive. So all of this is happening under very mysterious and suspicious circumstances, as has been the case of many other events that have occurred in Pakistan in the last 6 months. That the US said, all right, we need to overthrow this guy. And what happened is that the US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, his name is Donald Lu, he pressured Pakistan. He sent a threatening letter to Pakistan telling the government that it cannot have good relations with the US if Imran Khan remains in power. That if Pakistan wants to restart its relations with the US, it needs to remove Imran Khan from power. And we also have evidence of this because there is a
on March 2nd, there was a Senate hearing in which Donald Liu was testifying before the Senate, and he admitted that the U.S. State Department was pressuring Pakistan over its refusal to condemn Russia. And then, this was, by the way, before the Pakistani parliament, the opposition forces introduced a no confidence motion. And we know that the U.S. government, the U.S. embassy behind the scenes, was whipping votes to try to get people to vote in the Pakistani National Assembly for this no confidence motion to impeach Imran Khan. And they succeeded in doing that. So, I mean, this is an incredible, blatant act of meddling by the U.S. government. Of course, anyone who knows the most basic history of the U.S. knows that the U.S. has organized coups and impeachments and color revolutions around the world for many decades. But, I mean, this was pretty much done in broad daylight. And Imran Khan himself, he repeatedly said in his speeches, he said, the U.S. government has organized a conspiracy against me. He named the Assistant Secretary of State, Donald Liu. He named the people involved. There are photos of opposition lawmakers in Pakistan meeting with U.S. government officials, planning this operation. If you think Imran Khan's would-be assassin was a lone gunman, then it's likely you also believe Lee Harvey Oswald acted alone when he assassinated JFK. Eyewitnesses, along with current and former police officers, have strongly rejected claims the shooting was carried out by a single gunman firing only a 9mm pistol. It's also impossible to explain how a single untrained gunman from an impoverished background afforded the equivalent of 6 months' salary to buy a Glock 26 and then successfully hit a target from distance and a poor angle. Clearly, this was a military-backed operation, and you only have to examine how the Pakistani armed forces have reacted in the wake of the assassination attempt to understand that. Pakistani military has not only refused to condemn the assassination, but also refused to carry out an investigation, and even more tellingly, it has refused to publicly state that its officers and personnel are not above the law. Why? Because the Pakistani military is dead afraid of Imran Khan's rising popularity, which is built upon the country's growing antipathy towards the country's dynastic political families and the shadowy military figures who pull their strings. इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करोगे। ये तो सारी एक ही तरह है और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल करेंगे। नया पाकिस्तान, इस वक्त मैं फैजाबाद से थोड़ा सा पीछे रावलपिंडी में मौजूद हूँ। आप ये मनाजर देख सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवान सड़क के दरमियान क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ ये नौजवान खड़े हैं जिनकी बैटिंग है, दूसरी तरफ वो नौजवान खड़े हैं जिन फील्डिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये मनाजर दिखाता हूँ, वो सामने टेंट लगा है जहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। पर कल से ये धरना दिया हुआ है। और अगर आप इस तरफ देखें, यहाँ नौजवान बैठ के लूडो खेल रहे हैं। ये मनाजर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद है। ये देख सकते हैं, इस तरह लोगों ने सड़क के दरमियान धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। इस तरफ भी नौजवान खड़े हैं और सड़क की उस तरफ भी नौजवान खड़े हैं। In Asia, where the attack on former Prime Minister Imran Khan, which supporters say was an attempted assassination, has drawn international condemnation. Senior PTI leaders Assad Umar and Fawad Chaudhry tweeted the party's intention to carry out nationwide strike after Friday prayers, calling on every Pakistani to come out for the demonstration. They have also mentioned the Prime Minister directly, Shehbaz Sharif, to be involved in this, alleging that he's involved in this. And he also mentioned issues around intelligence agents as well as the US as well. But how do you expect the government to handle this, bearing in mind that the Prime Minister has been, allegations are now against the Prime Minister as well and the establishment, as you mentioned? Well, one of the first things that the government has done is to order immediate investigation. Okay. Well, I hope that investigation
investigation is going to be transparent, that is going to be handled independently without government meddling into it. If the government is not seen to have handled this investigation and exonerates itself very, very clearly, I think there is, Pakistan is set to go into the kind of crisis that they had never seen before, I mean politically. So yes, the government needs to be really very transparent, very open and swift in, carrying out this investigation. PTI former Federal Minister Murad Said held a press conference asking pertinent questions on who is conspiring to murder Imran Khan. The November 3rd assassination attempt was not the first, nor the last attempt made on the former Prime Minister's life. Who is this powerful figure conspiring against the nation's leader? Murad Said raises these questions. हौसले की एक चट्टान की मानिन, पहाड़ की मानिन जब अपने लीडर को देखा कि 3 गोलियां लगी है और कंटेनर से वर्कर्स को हौसला दिलाने के लिए वो उनको सलाम और हाथ हिला के वहां से रुखसत होते हैं। 3 गोलियां लग चुकी है। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बयान जारी करते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, इस माफिया का मुकाबला करने के लिए मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए। ऐसा है हमारा लीडर जो इस मौके पे भी इत्तिफाक, इत्तिहाद और पाकिस्तान में अमन रखना चाहता है। दुश्मनों के साजिशों को, अमेरिका के सहूलतकारों और अलाकारों की मज़मूम मकासद को वो शिकस्त देते हैं। इस हालत में भी तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं चंद सवाल ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे, उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल ये है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? मम्मा, किसी ने मेरे इमरान खान को गोली मार दी है। अल्लाह ताला मेरे इमरान खान को कुछ भी मत करना, मैंने टीवी में देखा था। A Sky News producer was standing close to Mr. Khan and saw the moment the politician was shot. Mr. Khan was rushed away from the scene and his supporters said he had survived the assassination attempt. हाथ उठा ले सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ बुलंद हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की
हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। कि जब वो अमेरिकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वाशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान। का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों ये निजाम नहीं चल सकता, हमने इसको बदलना है। मैं ये आज का दिन नहीं भूलूंगा, जिस तरह आपने निकल के जिस जुनून से और जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया और इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से
किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रिजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है? ये वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके? का वाकया पेश आया है। ये वजीराबाद की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई है। अभी ये नहीं मालूमात आ सकी हैं कि फायरिंग किस तरफ से हुई है, कहां हुई है। अलबत्ता इमरान खान के कंटेनर के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। Return to our top story now. इमरान खान साहब कुछ देर पहले यहाँ उनको लाया गया। मुझे आपको ये बताते हुए तसल्ली है कि उनकी तबीयत स्टेबल है और उनकी तबीयत ठीक है। अलबत्ता उनकी जो इमरजेंसी इवैल्यूएशन हुई है, जिसके अंदर एक्सरेज भी हुए हैं, स्कैन्स भी हुए हैं, उसके अंदर ये मालूम होता है कि कुछ बुलेट श्रैपनल या बुलेट के जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो उनकी टांगों में मौजूद हैं। और एक जगह पे उनकी जो एक टांग है, टिबिया की जो बोन होती है, उसमें बोन थोड़ा सा चिप हुई हुई है। Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has addressed the nation from a hospital in Lahore a day after he was attacked by a gunman. एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग में गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इससे मारना था, इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी
क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मारेंगे और वो वहां से Breaking his silence in a video address, the PTI chairman gave the names of 3 alleged culprits behind the failed assassination attempt on his life. He named the then Prime Minister Shehbaz Sharif, Interior Minister Rana Sanallah, and a senior military intelligence officer. मुल्क के लिए इमरान खान से इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं और राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने। It was no secret the federal government, consisting of opposition alliance, were targeting former Prime Minister Imran Khan. The government had already removed Imran Khan's security detail that was by law allocated to former prime ministers. Khan, who is most favored and poised to be the winning candidate by a landslide, poses a threat to the criminal syndicate that has been in power in Pakistan for decades. आप अंदाजा करें, जो कॉन्विक्ट है वो झूठी मरियम नवाज, उसको आप पूरा रेंजर्स की वीआईपी स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रहे हैं, और जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान, उसकी सिक्योरिटी आपने हटा दी है, और हुकूमत की तरफ से खत गया है पार्टी को कि आपको ये कदम लेने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के, लेकिन हम नहीं देंगे सिक्योरिटी। आप अपनी से इमरान खान की सिक्योरिटी का खुद फैसला करें, बस एक पुलिस की गाड़ी बस सिर्फ देंगे। Interior Minister Rana Sanallah publicly threatened Imran Khan's life. सद को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है, ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके मानने वाले चाहने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, और आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं। तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते, इससे तो अनारकी फैलेगी ना, तो अनारकी फैली हुई है और कैसे फैलेगी। रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। इस फितने को, इस फसाद को जो है वो बिल्कुल बोतल में बंद करेंगे, और इसका जो है वो ऐसा इलाज करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम जो है वो इसके इससे नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। बलूचिस्तान जो है ना मच जेल, वहाँ पे एक है मिर्ची वार्ड, वहाँ पे भेजूंगा, वहाँ पे रखूंगा इसको मैं। मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है, और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये जो मुझे इतना याद करता है, इसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ नहीं करना। खुदा की कसम, अगर कैबिनेट जो है वो मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो दे देती, जब ये 25 मई को आके यहाँ से नाकाम होके वापस लौटा था, ये उस वक्त जो है इसको गिरफ्तार किया जा सकता था, और अगर कर लिया जाता तो ये फितना जो है ना ये असर ना उठाता। मच जेल की जो मिर्ची वार्ड है वहाँ पे किसी सियासतदान को रखना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आपको पता है वहाँ पे क्या होता है? अख्तर जान मैंगल साहब से पूछ लें, मेरा उनसे वादा है कि ये 2 बंदे हैं, उन्होंने वादा लिया हुआ मुझसे कि जब भी गिरफ्तार होंगे उनको वहाँ पे भेजना है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा। Imran Khan had previously mentioned sources warned him that there were threats to his life. Powerful figures behind closed doors had plotted to assassinate him. He disclosed this conspiracy in a rally months before the assassination attempt in Wazirabad.
पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोल रहे हैं कि पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं। Just as it was feared, an assassination plot was carried out, and state media instantly afterwards named a patsy as a single culprit, blaming it on religious fanaticism. The apparently scripted confession of the alleged assassin was released almost immediately following the incident. The alleged assassin stated, out of nowhere that day, he suddenly thought to assassinate the world's leader Imran Khan, where he announced in his first leaked video statement that he killed Imran Khan, then changing his statement to he attempted to kill. मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं। मेरे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे साथ कितने लोग थे? जब घर से आए कौन था? फैसले किए या पहले? Khan submitted a police report naming the accused in the FIR, First Information Report. His report was never allowed to be registered or filed. His request for an independent investigation was also denied by the state. In its place, a fake FIR was filed by the government on November 7th, naming the attempt was carried out by a lone gunman. Members from Imran Khan's party and the general public outrightly rejected the fake FIR. Following the shooting incident, Shehbaz Sharif held a press conference. अगर कोई ये वाकया हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें। FIR क्यों नहीं कट रही तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। Why is Shehbaz Sharif talking about a post-mortem report on Imran Khan? Khan has claimed there were 3 shooters involved in the failed assassination attempt on him. Rana Sanaullah claimed Khan is pretending to be injured and vehemently denied any aspect of there being a second or third suspect in the shooting. Khan's claim of multiple shooters is in line with eyewitness accounts and also the technical elements of that day. News reporter Faizi Ahmed was at the scene covering the Freedom March. His driver recounted seeing a burst of an automatic assault gunfire come at the container from the second story of a plaza. Reporter Faizi Ahmed wrote in a post, I was covering today's procession and was in the container when the attack happened. My car was following the container. My driver saw a burst of automatic assault gunfire come at the container from the second story of a plaza. The sad specimen being paraded on TV as a wannabe Lee Harvey Oswald has all the makings of a patsy. Outside the container, the enraged crowds almost exclusively held the army chief responsible for what happened. To keep it clean, I am not going to quote their angry words.
During the post-shooting mayhem inside the bloodied container, several stalwarts like Yasmin Rashid kept their heads. That was impressive. The shocked and anguished PTI media team made it a point to ensure all us journalists were all right and safe. The DJ from on top of the container also gave his eyewitness testimony. 3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। हाँ, मेरा नाम हमजा और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ। मुझे ऑपरेटिंग के लिए स्पेशल इस कंटेनर के ऊपर हायर किया गया था। हाँ, बेसिकली मैंने खान साहब के लिए एक तराना प्ले किया हुआ था, साफ चली शफाफ चली। उसके बाद मैंने ना भर दो झोली लगाया। 2-3 देर में खान साहब ने ऊपर से जो उनका एक एक्शन है किया, बंद करो बंद करो, उन्होंने इस तरह कहा तो मैं समझ गया कि वो दोबारा वही लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से वही प्ले करवाया। तो जब मैं प्ले करवाने के लिए झुकते दोबारा उठाना, तो सामने वो बंदा था जिसने फायर किया, उसने डायरेक्ट फायर किया और वो सीधा मेरे बिल्कुल पीछे खान साहब थे। आगे पीछे आप लोग देख रहे हैं, खान साहब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े थे, बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे। और तो इस वजह से जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई हैं। ये बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी। उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। जी जी, छत से नीचे टेरेस टाइप कोई जगह थी वहां पर, यानी वो हाइट पर था काफी, कि हमारे इक्वल था वो बेसिकली उसके लेफ्ट साइड पर ही था। हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही जो एक SSG कमांडो था वो भी जख्मी हुआ है। राइट साइड पे इतना नहीं है, लेकिन कप्तान जो था वो आज राइट साइड पे खड़े था, तो इस वजह से उनको ज्यादा इंजर नहीं हुआ। आज ही जिम्मेदारी से तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको मैंने देखा ना, और वो पकड़ा गया जो, उसको देखा मैंने जिसको बड़ी गन है। जो छोटी गन वाला जिसका मीडिया चला रही है उसको मैंने नहीं देखा, तो मतलब फिर 2-3 ही अफराद होंगे ना, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। एक जगह फायरिंग नहीं हुई, उसने काफी ज्यादा फायर किया और ना तो उसको मैगजीन चेंज करने का टाइम मिला होगा, क्योंकि काफी लोगों को गोलियां लगी हैं, कोई एक इंजर्ड नहीं है। और कम से कम 13 लोग जो है वो इंजर्ड आए हैं, जो लिस्ट अभी तक आ चुकी है। Two days after the assassination attempt, PTI Secretary General Omar Ayub Khan wrote that a second shooter weapon can be heard firing on Imran Khan. He stated to listen to the firing sound in the video carefully. After the third bullet in the first burst, another heavier burst of suppressed fire kicks in. This is called overlapping fire, and goes till the end, followed by 2 separate pistol round shots. He went on to say the second heavier firing kicks in and sounds like a suppressor being used. A suppressor is used to reduce the sound of firing but does not eliminate it completely. A suppressor also helps confuse the source and direction of the firing. Netizens have speculated that another shooter was in place on higher ground to take out the fall guy, meaning the shooter you see in the video with the pistol. It is not understood why a media outlet with millions of viewers had reported the suspect being dead within minutes after the shooting incident. The culprits of the assassination attempt may have succeeded in leaving no loose ends that day, had it not been for the efforts of a heroic individual who bravely tackled the shooter on the ground. From this courageous act, the rolling cameras caught a glimpse of the gunman on the ground. खड़ा हुआ था पास खान साहब के, तो वो आया है कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने आया, पिस्टल अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने, तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके एक फायर निकाल दिया हुआ था, और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक उसके 2 थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे काट दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल, तो अब भाग गया उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को। A father attending the Freedom March with his sons was killed that day in the crossfire.
Imran Khan met with the bereaved family and announced to provide them with financial support. Khan's PTI party will continue to provide them financial aid in the future as well. Omar Ayub Khan also brought up important pointers to take notice of from that day. First, District Police Officer Gujrat Syed Ghazanfar Ali and Senior Superintendent of Police Nadeem Hussain of the Lahore Counter-Terrorism Department were involved in the so-called confession video leak and part of the cover-up conspiracy. Second, the video of the alleged assassin Naveed was prepared in the Counter-Terrorism Department in the presence of Namalum Afraad, unknown individuals, a term often used to describe officers of the establishment operating incognito. Third, proof of 3 shooters negates the police-sponsored FIR where only 1 shooter is mentioned. Fourth, the religious zealot narrative has been debunked. And fifth, the conspiracy has been established with evidence of a well-planned attack. Since the attack, any real investigation has been sabotaged by the regime in power. तो सबसे ज्यादा चीज है 4 और 5 वो जीआईटी कहती है नामालूम लोग वहां बैठे हुए थे। ये कौन थे? फिर एस्टैब्लिश हो जाता है 3 तरीकों से। आई विटनेसेस, जो गवाह देखते हैं वो शूटर को 3, एक फोरेंसिक के जरिए और एक फिर फोरेंसिक के जरिए यानी कि जो होल मिले थे उनकी गोलियों के, वो 3 जगह से मिले। और क्राइम सीन रिपोर्ट जो थी, इन सब ने साबित किया कि 3 शूटर थे। यानी जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि सिर्फ एक दिनी इंतहा पसंद ने कत्ल करने की कोशिश की, उसको सबको रद्द कर दिया। इसलिए ये आते साथ ही इन्होंने जीआईटी बंद की, क्योंकि मैंने नाम तो एक शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह का लिया हुआ है और वही बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट में, और उन्होंने आके उन्हीं के नीचे अब जीआईटी बनेगी। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, आपके नीचे अगर इंक्वायरी होगी तो शायद इंसाफ मिले। इनके होते हुए और वो जो एजेंसी का ऑफिसर है डर्टी हैरी, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं थी। और वो आप जरा देखें कि जो उस जीआईटी ने जो चीजें भी निकाली उसके ऊपर भी जरा देखें कि उन्होंने किस तरह उसको बंद करने की कोशिश की। फिर यह साबित हो गया कि जो लड़का नवीद था वो कोई दीनी इंतहा पसंद नहीं था और उसको ट्रेनिंग दी गई थी पिस्टल शूटिंग के अंदर। कोई पिस्टल शूटिंग ऐसे नहीं करता कि सीधी ऐसे रैपिड फायर करे, वो ट्रेंड था। और जो 5वीं चीज सामने आई, 4 जीआईटी मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। किसने डाला? और उन्होंने अपनी चेंज की रिपोर्ट, जो अदालत में जो थी रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग चेंज कर दी। और फिर क्या होता है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है, इन 4 लोगों के ऊपर जो अपने चेंज करते हैं रिपोर्ट, ये 4 जीआईटी मेंबर्स अपनी रिपोर्ट चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है प्रोसिक्यूटर जनरल। उनसे कहें कोई शर्म और हया कर। किसी किस्म की इन्होंने प्रिवेसी पाकिस्तान में छोड़ी नहीं है, और हमें भी पता है ये सारे सहूलतकार इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि ये बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी बहुत ज्यादा कंसर्न है सीसीपीओ डोगर साहब यहाँ लगे, क्योंकि हमारे जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज डोगर साहब हैं। और तभी मैंने उनको फोन करके पूछा, क्योंकि कल आपको पता है कि जब मैं गुजरांवाला के अदालत में गई हूं तो गुजरांवाला के अंदर हमें ये पता चला कि जो सारी इन्वेस्टिगेशन के कागज थे और जो सारी इंक्वायरी हुई थी जेआईटी के, वो डीजी एंटी करप्शन के दफ्तर से गायब हो गए और 7-8 सफ़े रह गए।
ये बात कल मैंने मीडिया के सामने भी कही, आपको भी बताया, सबको बताया। मेरी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि सीसीपीओ साहब अपॉइंट हो ताकि जेआईटी का काम दोबारा शुरू हो। इतनी इम्पोर्टेंट एक हमारा केस है और इन लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले इन्होंने रोजमर्रा इन्होंने तमाशा बना के और इन्होंने पहले वो रिकॉर्ड अंडर लॉक एंड की रखा, फिर जब 2 प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स गए वो लेने के लिए अपना रिकॉर्ड, तो पता चला कि रिकॉर्ड चोरी हो गया। ये खुद ही चोर खुद ही मुंसिफ बनते हैं। मुझे डोगर साहब पे एतमाद था कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे, तभी मेरी कंसर्न थी कि वो जल्दी लगें ताकि हमारा जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो। इसमें क्या बुराई है कि मैं क्या पूछ नहीं सकती उनको कि आज जब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई आप दोबारा लग जाएं, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं पूछूं उनसे कि भाई आप कब लग रहे हैं? मेरी तो मेजर कंसर्न जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कातलाना हमला है वो कंसर्न है। ठीक है, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमसे बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि ये जो तमाम तर ऑडियो लीक सामने आ रही हैं उस पर वो इंतहाई अफसुर्दा हैं, तहरीक इंसाफ निशाने पर है। The Tribune reported important record pertaining to the investigation of the attack on former Prime Minister Imran Khan in Wazirabad has gone missing from the Punjab Anti-Corruption Establishment Department. रिकॉर्ड ही नहीं देता, यानी जेआईटी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। फिर वो जो अदालत उसे कहती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो गुजरांवाला का है, वो ऑर्डर करता है डीजी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ। पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता, फिर दूसरी 2 प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने। जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड जेआईटी का गायब हो गया और सिर्फ उसमें से 11 सफ़े रह गए, चुन के वो 11 सफ़े जिनका कोई बेमान है, यानी जेआईटी को सैबोटाज कर दिया गया इस नई गवर्नमेंट ने। और फिर सुने जरा, अब मैं जरा पूरा इसका समझाऊं अब ये क्या हुआ। एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है उसकी बेल हो जाती है, यानी 2 आदमी जेल में, एक को बेल हो जाती है। और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है, जो जेआईटी का जो तफ्तीश होती है उसमें पता चलता है 3 शूटर है, तो उनकी एफआईआर तो बेमाना होगी ना। तो अब ये सिचुएशन क्या है कि आज जो मेरे ऊपर हमला हुआ था और जो इतनी देर की तफ्तीश हुई थी, पहले इन्होंने मेरा जब एफआईआर भी नहीं काटी, इतनी तफ्तीश के बाद आज क्या सामने चीज आती है कि जो रिकॉर्ड था वो जान के इन्होंने खत्म किया, सैबोटाज किया। इससे क्या चीजें सामने आती हैं? इससे ये सामने आती हैं कि जो मैं कह रहा था कि जो 3 लोग इसमें मुलव्वस थे, ये आज कंफर्म है कि ये 3 लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 लोग करवा सकते थे। इन्हीं के पास पावर है कि ये जेआईटी को सैबोटाज कर सकते। इन 3 के पास ये सारे, और जो मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप सुने इसको क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो साबित हो गया। कोई इंसाफ मिलने की अब तवक्को नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने पकड़े जाना है इसमें। ARY News reported the station house officer SHO Amir Shahzad of Sadr Wazirabad police station suddenly died of a heart attack. The case of the assassination attempt on Imran Khan was registered in the city of Wazirabad police station on the statement of the very same officer. April 10, 2023, Imran Khan stated, "We demand a proper inquiry into the sudden death of SHO Amir Shahzad of a heart attack. He had registered the FIR of a Wazirabad assassination attempt on me and was a critical witness in unearthing the conspirators behind this assassination plot being inquired into by the JIT. The JIT record has also been tampered with. It is equally important to recall the mysterious circumstances surrounding the death of FIA investigator Dr. Rizwan, as well as the deaths of Maqsood Chaparasi and all other witnesses in Shahbaz Sharif's money laundering case." 1 year later.
Imran Khan, who has now been falsely imprisoned on the Cypher case, is facing an illegal secret trial held at a jury-rigged court inside a maximum security prison. लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हमसे गलतियां हो सकती मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। वो आज बेचारा क्या करता, पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? को जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम Is the responsibility going on President Biden wanting to change the regime in Pakistan, or the secretary? I mean, somebody has to take at least. I feel like I need to bring just a sign that I can hold up in response to this question to say that allegation is not true. I don't know how many times I can say it. मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। You guys have a reaction to the arrest of former Pakistan Prime Minister Khan, and do you think he got a fair trial? We believe that is an internal matter for Pakistan. The Cypher case is a maliciously concocted case politically motivated to persecute Imran Khan on the handling of a declassified diplomatic cable. और ये साइफर केस बनता ही नहीं है। एक आदमी जिसके खिलाफ ये साइफर केस नहीं बन सकता वो वक्त का वजीर आज़म है। जी जी। जो फिल वक्त वजीर आज़म हो और वो किसी दस्तावेज़ को जो क्लासिफाइड है या साइफर की शक्ल में है उसको डी क्लासीफाई करे या डी साइफर करे, लोगों को दिखा दे, वो उसकी आईनी एतबार से, आइन में ये लिखा है, वो हलफ इस बात का लेता है कि वो उसका इख्तियार है और वो अगर नेसेसरी हुआ, ज़रूरी हुआ तो वो बिल्कुल देखा उसको पब्लिक कर सकता है, डिसाइफर कर सकता है, डिक्लासीफाई कर सकता है। और वो है वज़ीर आज़म, वाहिद जिसके हल्फ में ये लिखा है, या चीफ मिनिस्टर अपनी हद तक और वज़ीर आज़म अपनी हद तक और तमाम वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, पर सबसे इनमें जो आला मर्तबत है वो वज़ीर आज़म है। उसको किस मामले की पे सज़ा दे सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं उसका, जब उसको उस पर ये वो उसका इख्तियार है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को डिक्लासीफाई करना चाहे, जो उसके नज़र में आए, जो उसकी मुताले से गुजरे, वो कर सकता है। Khan and his family members on multiple occasions stated fears that he may be assassinated in prison by poisoning. मैंने तो पिटीशन की हुई है। हमारा बड़ा शदीद कंसर्न है कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है। हमने तो बिल्कुल ये की है और चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया हुआ है, सारों से रिपोर्टें मांगी हैं और मैंने कहा जी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है आपके सामने दें। आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कह थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ,
वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो Citizens of Pakistan remain concerned for the safety of the former Prime Minister. आजादी है हक हमारा, आजादी ये प्यारी प्यारी आजादी, ये जान से प्यारी आजादी। Even from inside prison walls, Khan continues to give the people encouragement to stand up for their rights and freedom. इस जेल सेल में मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे अपने लफ्ज नहीं है, ये उनके लफ्ज है। कहते कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मैंने वो कुर्बानी दी है और मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। तो अब एज ए नेशन अब हमने डिसाइड करना है कि जमहूरियत के लिए हम ये कुर्बानी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारनी है तो आपका अपना मसला है। दूसरा पहुंचाऊंगा जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूं और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है, उसके लिए मैं हमेशा ये जंग। Chairman Imran Khan's message to the people of Pakistan shared through his family on the 10th of October. When I was illegally incarcerated in Attock jail, the first few days were particularly challenging. I wasn't provided a bed and had to sleep on the floor and had insects and mosquitoes all over me. But with time, I have adjusted well to the prison's conditions. Let it be known that there's a difference of day and night between the Imran Khan of today and the Imran Khan who was in prison on August 5th. Today, I am stronger and fitter, spiritually, mentally, and physically than ever before. During my time in prison, I've had the opportunity to study and research the Holy Quran in depth, along with other books which have strengthened my faith. I was also able to introspect the last few years of my political life. Regardless of what prison they keep me in, whatever conditions they impose upon me, I will not back down even an inch from the quest of Hakiki Azadi for the upholding of the rule of law and the Constitution of Pakistan, at the core of which is free and fair elections. To those suggesting that I leave the country, know that I will live and die with Pakistan, and I will not leave my land to go anywhere. As far as the Cypher case is concerned, this bogus case is designed to protect former Army Chief General Bajwa and Donald Lu. I was the elected Prime Minister of the country. Treason was committed against me and my government by General Bajwa. Instead of investigating the foreign conspiracy and orchestrating a regime change, a case has been filed against me for informing the people of Pakistan, the real protectors of this country, about this treason. If there's one thing that bothers and pains me, it's the suffering of my workers who have been illegally imprisoned, especially our women workers who have been in captivity for months by a few people who abuse their power to satisfy their egos. I appeal to the judiciary to provide justice and order the immediate release of our workers. Finally, do not give up. This time of trial will end because Allah says that with every difficulty, there is ease. Keep raising your voice against this unelected predatory group and their facilitators at every forum and keep demanding a fair and transparent election in the country. I am predicting that on whatever day the election is held, people of Pakistan will come out in huge numbers to vote for Pakistan, Tehreek Insaf, and defeat all these parties combined. No matter how much these people cheat, their only destiny is defeat. Pakistan Zindabad. इमरान खान अकेले में ठेका नहीं लिया हुआ करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने का, ये आपका भी है जिम्मेदारी। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है। अजीम नारे पे पाकिस्तान बना था, अजीम लीडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा,
आप बचाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे।